Hello everyone. So we were discussing the solutions of ESE Mains 2024. इसमें तीन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैंने आपको वैसे दे दिए, एनवायरनमेंट के, एफएम के और बीएमसी के. नाउ विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन. सो पहला सवाल. सो फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड इन सॉइल मैकेनिक्स. इस बार वेटेज कंपैरेटिवली कम था सॉइल मैकेनिक्स का. वो एनवायरनमेंट में बैलेंस ऑफ हो गया, वहाँ पे 140 नंबर के सवाल पूछे गए. यहाँ पे वेटेज कंपैरेटिवली कम है, बट इट हार्डली मैटर्स. सवाल देखोगे सारे आसानी से बन सकते हैं ये. तो पहला सवाल ये है हमारा. A field vein shear test was carried out on a deep-seated soft clay layer. ठीक है. The vein was 11.25 centimeter high and 7.5 centimeter across the plates. The equivalent torque recorded at the torque head at failure was 800 kg centimeter. The vein was then rotated very rapidly in order to completely remold the soil. It was found that the remolded soil can be sheared by applying a torque of 400 kg centimeter. Compute the shear strength of the soil in the undisturbed and remolded state. ठीक है, वेन शेयर टेस्ट है एंड इट्स सेंसिटिविटी. अब देखो सवाल तो एक्सप्रेशन बेस्ड है. एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालोगे आंसर निकल के आ जाएगा. क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है फिर से 12 नंबर के भी, एनवायरमेंट बताया था. तो ये नहीं कि 3 पार्ट है 4 नंबर के आपको नंबर दे देगा. वो आपको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा एक्सप्रेशन कैसे आया इसके अंदर. पहले तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन बता देता हूँ, आंसर निकाल के दे देता हूँ. पर इससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा हाउ दैट एक्सप्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर. तो अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन, तो जो हमारा टॉर्क होता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई इंटू टाउ डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी क्यूब बाई 6. तो हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई. हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है इट इज इक्वल टू व्हाट, टी अपॉन पाई. सो टी अपॉन पाई डी स्क्वायर. So t upon pi d square into h by 2 plus d by 6. So h by 2 plus d by 6. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया शेयर स्ट्रेंथ का. सो पहले हम निकाल सकते हैं किसके लिए, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट के लिए. सो विल से अगले पेज पे चलते हैं. सो फॉर अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, हमारी शेयर स्ट्रेंथ टाउ 1 is equal to t upon pi d1 square h1 by 2 प्लस d1 by 6. डाया और हाइट में कोई चेंज नहीं आया. सो पाई 7.5 का होल स्क्वायर 11.25 by 2 प्लस 7.5 by 6. 7.5 by 6. 7.5 by 6. तो ये हमारी शेयर स्ट्रेंथ आ गई टाउ 1 0.658 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. उसी तरीके से फॉर रिमोल्डेड स्टेट, अगर हम बात करें रिमोल्डेड स्टेट की, टाउ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. T2 upon pi D2 square H2 by 2 D2 by 6. 400 upon pi, डायमीटर सेम है कोई चेंज नहीं है. देन 11.25, हाइट में कोई चेंज नहीं है 7.5 by 2. तो ये हमारी शेयर स्ट्रेंथ आ गई निकल के इस बार 0.329 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो सेंसिटिविटी है वो शेयर स्ट्रेंथ है अनडिस्टर्ब्ड स्टेट की और रिमोल्डेड स्टेट की. 0.658 डिवाइड बाय 0.329. सो दिस इज अवर सेंसिटिविटी 2. अब देखो ये सवाल तो बन गया, 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आ गया. इसके आपको 12-15 नंबर नहीं मिलेंगे. तो आपको बताना पड़ेगा ये शेयर स्ट्रेंथ की जो रिजल्ट है ये कैसे निकल के आई है, हाउ इट कम्स इनटू द पिक्चर. तो उसको आप डिराइव करके दे दोगे तो फुल प्रूफ हो जाओगे. कहने का मतलब है फिर नंबर काटने का स्कोप बचेगा नहीं उसके पास. तो नोबडी विल बी एबल टू डिडक्ट योर मार्क्स. अभी स्कोप है, मतलब हमेशा अनसर्टिनिटी रहेगी कि नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे. तो उस अनसर्टिनिटी को हटाने के लिए जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप उसको डिराइव करके दे सकते हो तो दे दो डिराइव करके. हार्डली इट मैटर्स, कुछ मैटर तो करता नहीं है ये. तुरंत आप आंसर निकाल के दे सकते हैं. सो इमीडिएटली, बिकॉज इफ यू रिमेंबर यू कैन इजीली गेट द रिजल्ट.
तो ये है हमारा डायामीटर और ये है हमारी हाइट। तो डी और एच जो पीछे मार्क कर रखे हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। सो दिस इज डी एंड दिस इज एच। ये हमारा टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया। अच्छा, ये इसके नीचे जो हमें एरिया लेना पड़ेगा तो उसके लिए शेप सेलेक्ट करी, ये हम नीचे लेके आए। इस तरीके से दिखेगा कुछ आपको ये। तो इसका प्लान है ये, दिस द प्लान ऑफ दिस। सो प्लान ऑफ दिस। अब एलिमेंट भी लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमने एलिमेंट ले लिया। सो दिस इज द एलिमेंट विच इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अस। तो आर डिस्टेंस की दूरी पे हम एलिमेंट भी कंसीडर कर लेंगे। सो द डिस्टेंस ऑफ आर, क्योंकि वहाँ पे भी शेयर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है डी आर। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रेस की, टॉक अबाउट द स्ट्रेस, हाउ द स्ट्रेस इज डेवलप्ड, वेयर द स्ट्रेस इज डेवलप्ड। स्ट्रेस डेवलप हो रहा है हमारे टॉप पे भी, बॉटम पे भी और पूरे सरफेस पे भी। सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। The surface will come out to be cylindrical. So stress will be at top, stress will be at bottom, and stress will be developed around the surface. पूरे surface के along stress develop होगी। So top, bottom and will be developed around the surface. तो ये मैंने आपको stress की distribution दिखा दी, क्योंकि जब भी हम expression derive करेंगे उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि कई बार वो ये बोलेगा कि वेन को आपने जो पंच किया है इस तरीके से पंच किया है कि वो पूरी सॉइल के अंदर नहीं गई। तो अगर वो पूरी सॉइल के अंदर नहीं गई, इस बात का मतलब ये है, इट मीन्स कि आपकी जो टॉप सरफेस है वहाँ पे शेयर डेवलप नहीं होगी, शेयर विल नॉट बी डेवलप्ड एट दी टॉप। सो शेयर डेवलप नहीं होगी टॉप पे। तो ये मैंने स्ट्रेस की डेवलपमेंट आपको दिखा दी है। सो दिस इज द स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। एक और बना लो एरो यहाँ पे, वन मोर एरो कैन बी ड्रॉन। तो अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट। सो वी कैन से व्हाट, सो टोटल शेयर रेजिस्टेंस। So we can say total shear resistance. So total shear resistance निकाली जा सकती है of the soil at failure. So tau will be equal to what? Tau नहीं है, force है ना हमारा ये। So total shear resistance F will be equal to F1 plus F2। एक डेवलप हुआ है हमारे सरफेस पे, एक डेवलप हुआ है हमारे टॉप और बॉटम पे। चलो F1 कितनी है, F1 है पाई डी एच इंटू टाउ, और F2 कितनी है, एलिमेंट के ऊपर निकाला और इंटीग्रेट कर दिया। टॉप और बॉटम पे तो 2 टाइम्स कर दिया, 0 से लेके d बाई 2, एरिया ऑफ द एलिमेंट 2 पाई आर डी आर इंटू टाउ। सो 2 पाई आर डी आर इंटू टाउ। ठीक है, अगले पेज पे गए तो फिर टॉर्क कितना होगा। सो विल से टोटल टॉर्क, जो हमने पीछे डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखा। सो टोटल टॉर्क अबाउट द सेंटर, so total torque about the center T will be equal to T1 plus T2. So this will be equal to F1 into R1 F2 into R2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू है हमारी कितनी, पाई डी एच टाउ। सो पाई डी एच टाउ, R1 की वैल्यू d बाई 2, और दूसरा था हमारा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके d बाई 2, 2 पाई आर डी आर टाउ इंटू आर। इंटीग्रेट कर दो, हो गया। So solution is done. So solution is done. So this is how much, pi d square h tau by 2. This is 4 pi tau r cube by 3 integral 0 से लेके d by 2. So pi d square h tau by 2. So 4 pi tau d cube by 8 into 3. So d cube by 8 into 3. So total torque is how much? टोटल टॉर्क अगर मैं निकालना चाहूँ कितना बन रहा है, टाउ कॉमन है
पाई डी स्क्वायर कॉमन है, सो टाउ इज कॉमन, पाई डी स्क्वायर इज कॉमन, h/2 2 कटा 2 इंटू 3 6, और टाउ पाई डी स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, सो d/6, सो d/6। तो यहाँ से हमारी ये एक्सप्रेशन निकल के आ गई, सेम ये एक्सप्रेशन लिखी थी पीछे हमने, इसके ऊपर बॉक्स बना लो। तो अब इसको डिराइव कर दिया तो स्कोप नहीं बचेगा कहीं पर भी मार्क्स डिडक्ट होने का आपका, तो इसलिए इसको डिराइव करके दिया। अभी तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन से भी आंसर निकाल सकते थे, डायरेक्टली इट कुड हैव बीन सोल्व्ड, बट वी कैन डू लाइक दिस आल्सो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल था, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नोट कर लो इसको फटाफट से, नोटेड ऑफ। So total we have got 6 problems. चलो अगला सवाल उठाते हैं। So next is what? Next बोल रहा है a 2.5 meter wide strip footing is founded at a depth of 2 meter below the ground level in a homogeneous pure clay bed. The unit cohesion of the clay is 35 kPa due to the seasonal fluctuation of the water table from peak summer fully dry soil to the peak monsoon fully saturated soil. Compute the change in the net ultimate bearing capacity as per Tarjagi's theory. ठीक है, एक बार में वाटर टेबल बहुत नीचे और दूसरे केस में वाटर टेबल लेवल बहुत ऊपर है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। सो विल से एज पर Tarjagi's theory, पहला पॉइंट। सो एज पर Tarjagi's theory, net ultimate bearing capacity. So net ultimate bearing capacity. So net ultimate bearing capacity is given by. So net ultimate bearing capacity is given by CNC gamma df nq minus 1 plus 0.5 b gamma n gamma। ठीक है, अब प्योर क्ले है, so we'll say for pure clay nc की वैल्यू 5.7, then nq की वैल्यू 1, n गामा की वैल्यू 0। तो हमारी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? सो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बिकम्स 5.7 NC। सो 5.7 NC, ठीक है, 5.7 NC। तो अगले पेज पे गए, सो फॉर ड्राई सॉइल, सो फॉर ड्राई सॉइल नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, तो 5.7 NC, तो 5.7 NC तो हो गया C। सी कोएफिशिएंट कितना दे रखा है सवाल में? कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 35 into 35, so the value comes out to be how much? 199.5 kilonewton per meter square। तो बिल्कुल सही बात है। So next, when soil is saturated, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, so it is 5.73, so 5.7 into 35, so 199.5 kilonewton per meter square। तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया, बारिश आए नहीं आए, मॉनसून है, क्योंकि हम क्ले के अंदर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर टेबल लेवल कहाँ पर है। सो विल से हेंस देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कोई चेंज नहीं है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के अंदर, इट विल रिमेन एज इट इज, ऐसे की ऐसी रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम।
नोट कर लीजिए इसको। नोटेड ऑफ, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड। नोट कर लीजिए फटाफट। डन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, क्या है अगला सवाल? नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज व्हाट? अ कंक्रीट पाइल ऑफ 20 मीटर लेंथ। ठीक है, कंक्रीट पाइल है 20 मीटर लेंथ की, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, इज फुली एम्बेडेड इन द सैंड हैविंग अ यूनिट वेट ऑफ गामा। फाई है 30 डिग्री। एस्टिमेट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। Mention the contribution from the point load अलग using Mayoff method, frictional resistance, and consider NQ delta dash. So NQ है delta dash और K, और critical length कितनी दे रखी है इस बार? 15 डी दे रखी है। So critical length is given to be 15 डी, यानी इसके बाद हमारी जो resistance होगी वो क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी, linearly increase नहीं करेगी। So after this it will become constant, it will not increase linearly। ठीक है, तो solution तो हम बोलेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस हो गया, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे हमारी क्रिटिकल लेंथ कितनी है? 15 टाइम्स ऑफ डी। 15 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 15 मीटर, विच इज मोर देन 20 मीटर। सो हेंस जो हमारा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो दो पार्ट में आप तोड़ दोगे, एक में लीनियरली वेरी करेगी यूनिट वेट, और एक में कांस्टेंट रहेगी। सो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो क्यू एस एफ वन, क्यू एस एफ टू, तो दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं। End bearing resistance will be unit end bearing resistance into area at the base। यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? गामा डी एफ। सो गामा डी एफ सो इनटू एन क्यू। उसके लिए मुझे पाइल बनानी पड़ेगी। पाइल बनाई, टेढ़ी बनी है, सीधा कर दो। सो टेढ़ी बनी है, इसको सीधा कर दो। सो ये हमारी पाइल है। वेरिएशन इस तरीके से आएगा, कुछ हमारा क्रिटिकल लेंथ है और उसके बाद 5 मीटर के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगी।
तो ये हमारी 15 मीटर है, ये हमारी 5 मीटर लेंथ है। सो 15 एंड 5, सो 15 मीटर 5 मीटर। सो ये 15 मीटर है, ये 5 मीटर है। दिस विल बी गामा इंटू डी एफ। सो दिस इज गामा इंटू डी एफ। डी एफ कितनी है? एल क्रिटिकल। सो गामा इंटू एल क्रिटिकल। डी एफ हमारी एल क्रिटिकल हो गई। सो गामा इंटू एल क्रिटिकल, ये हमारी फाइल हो गई। सो गामा इंटू एल क्रिटिकल, तो गामा इंटू एल क्रिटिकल कितना है? गामा है हमारा 18 और एल क्रिटिकल है 15। सो दिस कम्स आउट टू बी 270। सो 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी है हमारा 270 और ये कांस्टेंट भी हमारी 270, ये जीरो है। तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए गामा डी एफ कितनी उठाओगे? 270 ऐड करी। सो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए सो दिस विल बी इक्वल टू 270 और हमारी एन क्यू कितनी है? 55। सो एन क्यू है हमारी 55। सॉल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 14850 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज मोर देन 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस को हम रोक देंगे कहाँ तक? 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 11,000 इंटू एरिया। एरिया कितना है हमारा? 1/1। तो पहला पार्ट तो यही था, कंट्रीब्यूशन निकालो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस का। अब हमारी आई स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई, दो पार्ट में ब्रेक हो गई। तो अब हम निकालते हैं QSF1, यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इनटू सरफेस एरिया। अच्छा, यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कितनी है? K इंटू गामा एल क्रिटिकल की एवरेज वैल्यू, K इंटू गामा एल क्रिटिकल की एवरेज वैल्यू इंटू 10 डेल्टा। K कितना है हमारा? K पीछे सवाल में दे रखा है 1.8 इंटू 1 माइनस साइन फाई डैश। तो 1.8 इंटू 1 माइनस साइन 30 यानी 0.9। सो 0.9 इंटू 0 प्लस 270 डिवाइड बाय 2, 10 डेल्टा। 10 डेल्टा है हमारा 0.85। सो 0.8 इंटू 30, 0.8 इंटू 30। So unit and skin friction resistance, it is 54.09 kilonewton per meter square, which is less than 100 kilonewton per meter square. तो हम यही वैल्यू उठा लेंगे। टोटल स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस 54.09 इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ साइज इंटू 15 मीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 3245.4 किलोमीटर। ये हमारी पहली स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ गई, जहाँ पर आप सरचार्ज को यूनिफॉर्मली वेरिएबल मान रहे थे। अब दूसरी यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो दूसरी यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? के गामा डी एफ की एवरेज वैल्यू इंटू 10 डेल्टा। के हमारा 0.9, ये एवरेज वैल्यू कितनी उठाओगे? 270 प्लस 270 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 ऑफ 0.8 इंटू 30। सो इट कम्स आउट टू बी 108। तो ये है 0.9, मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 108.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो 108 ले नहीं सकते क्योंकि ये किससे ज़्यादा हो गया? 100 से ज़्यादा हो गया। पीछे रिस्ट्रिक्शन थी 100 तक की, उसकी 11,000 की थी, इसकी 100 थी। सो ये हम 100 ही कंसिडर करेंगे। 4 टाइम्स ऑफ साइज इंटू 5 मीटर की लंबाई। सो दिस कम्स आउट टू बी 2000 किलो न्यूटन। So total load to be carried by the pile will be 11,000 plus 3245.4 plus 2000, ऐड कर दो 16,245.4 किलो न्यूटन। ये हमारी टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई पाइल की। दिस इज द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो तीन कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी के, एंड बेयरिंग, स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया।
It has been divided into two parts. पीछे कर लीजिए, नोट कर लो पीछे पूरा. कैलकुलेट, नोट करो फटाफट. या नोटेड. अगले सवाल पे जाए फिर. चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. क्या है अगला सवाल? अगला सवाल बोल रहा है एन इनफाइनाइट स्लोप is having a slope angle of 25 degree. The soil properties are C dash, phi dash, E, G, gamma W. Find out the critical height of the slope considering the stability number which represents the cohesion. Okay. Cohesion and factor of safety with respect to friction for cases slope is dry and slope is submerged. Slope dry है, slope submerged है. Okay. तो आपको जानकारी दे रखी है स्लोप की, इनफाइनाइट स्लोप है. वैल्यू कितनी दे रखी है स्लोप की? I is given to be 25 डिग्री, ये 25 डिग्री. बाकी प्रॉपर्टीज दे रखी है आपको. So next of the properties are given to you. तो अगली प्रॉपर्टीज भी दे रखी है. पहले केस में स्लोप ड्राई है, दूसरे केस में स्लोप सबमर्ज्ड है. और G दे रखा है, गामा डी निकालना पड़ेगा, गामा सैचुरेटेड निकालना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करते हैं. तो गामा डी निकाला, G गामा W अपॉन 1 प्लस ई. कितना है G? 2.65 और E है 0.71. सो 2.65 गामा W दे रखा है, 10 दे रखा है. चलो काम आसान हो गया. अपॉन 1 प्लस 0.71, 15.497 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. गामा सैचुरेटेड G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E. So 2.65 plus 0.71, 10 upon 1 plus 0.71, 19.649 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है. सो टेलर स्टेबिलिटी नंबर विच रिप्रेजेंट्स द कोहेजन आपको 5 डैश दे रखा है. ठीक है. और स्लोप एंगल दे रखा है. सो टेलर स्टेबिलिटी नंबर निकाल सकते हैं. सो विल से नाउ टेलर स्टेबिलिटी नंबर. तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर एसएन से डिनोट करते हैं. किसके बराबर होता है ये? 10i माइनस 10 फाइव डैश इंटू कॉस स्क्वायर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25. सो 10 25 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर. सो इंटू कॉस स्क्वायर 25 डिग्री. ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री के बराबर. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.084. ये हमारा 0.084 के बराबर है. तो पहला केस लिया, फर्स्ट केस. So first case we have considered. तो पहला केस लिया हमने when soil is dry. So when soil is dry, जब soil dry है टेलर स्टेबिलिटी नंबर कितना होगा?
So Taylor stability number is C upon gamma dry to critical height. यहाँ से हम critical height निकाल लेंगे, तो C upon gamma dry into Taylor stability number. So critical height is equal to कोहेजन कितनी दे रखी है 26. So कोहेजन है तो C upon 15.49 15.497 into Taylor stability number 0.084. So 0.084. So this comes out to be how much? Critical height आती है हमारी 19.973 मीटर. 19.973 मीटर. उसी तरीके से जब सॉइल हमारी क्या है submerged है, so when soil is submerged, Taylor stability number is equal to C upon gamma submerged into HC. So critical height इस बार हो जाएगी C upon gamma submerged into Taylor stability number. फिर से सिंपल सा सवाल था, C की वैल्यू सेम है, गामा सबमर्ज्ड बदल गया है 19.649 into 0.084. So into 0.0684. So this is your critical height. So गामा सबमर्ज्ड, अच्छा वो पीछे गामा सैचुरेटेड था, तो गामा सबमर्ज्ड हमें निकालना पड़ेगा, 10 घटा दो, गामा W 19.649 minus 10, so 9.649 kilonewton per meter cube. So this is 9. So this is 9. So critical height comes out to be 32.08 meter. तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स का सवाल था, नोट कर लो इसे. नोटेड, नोट कर लिया सबने. एक दो सवाल और हैं इसके अंदर, then the solve is finished. One or two more problems are there. देखिए कितने सवाल है. वर्टिकल रिटेनिंग वॉल, एक सवाल और है वो मैं आपको नोट करा दूंगा. That's one more problem that I'll mention. वो मैं नोट करा दूंगा, वो उसमें फाइल में नहीं है. I'll write it down and give you the solution also. मैं नोट भी कर लूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा. चलो देखो अगला सवाल उठाओ. चेक दिस प्रॉब्लम. हाँ, सवाल क्या बोल रहा है? A smooth rigid vertical retaining wall of height 7 meter supports 2 layers of horizontal backfill. ठीक है. The top layer 1 is of 2 meter depth having phi base degree, cohesion 15, gamma 15. Bottom layer is pure sand with phi 30, gamma 17
Mention the practical depth of tension crack and also draw the active pressure distribution diagram. Also compute the total active thrust on the wall. Assume that the entire soil layers are dry. सारी soil layer dry है. तो पहले तो जो प्रोफाइल दे रखी है उसको बनाते हैं. So the profile which is given, that is to be analyzed. So this is our profile. So this is A, this is B. This is C. 2 मीटर, this is 5 मीटर. ठीक है, तो ये डाटा आपको दे दिया. तो ऊपर वाली सॉइल कैसी है? कोहेसिव सॉइल है. ऊपर वाली सॉइल कोहेसिव सॉइल है. फाई है 20 डिग्री, तो के निकाल सकते हैं. सो के A1 1 minus sin phi 1 1 plus sin phi 1. So 1 minus sin 20 upon 1 plus sin 20. Value comes out to be 0.49. नीचे phi 30 डिग्री है, तो यहाँ पे निकाल सकते हो K2 sin phi 2 upon 1 plus sin phi 2. So this is equal to 1 minus sin 30 upon 1 plus sin 30. So this value comes out to be, ये तो 1/3 है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली लिख सकते हो. तो पहले ये बोल रहा है कि एक्टिव प्रेशर निकालो ऊपर वाली सॉइल के लिए. पेज ऐड किया, तो विल से फॉर अपर लेयर, एक्टिव थ्रस्ट K1 gamma 1 Z1 minus 2C1 square root of K1. So 0.49, gamma 1 कितना है? 15 into Z1 minus 2C1 15 into square root of 0.49. So this value comes out to be 7.35 Z1 minus 21. So we'll say at Z equals to 0. So Z equals to 0. तो हमारा प्रेशर A, so active pressure will be equal to 7.35 into 0 minus 21. So minus 21. So minus 21. Then we'll say at Z equals to 2 meter, pressure at B. So 7.35 into 2 minus 21 minus 6.3 kilonewton per meter square. So what is the meaning of this? क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट बी है वहां पर भी टेंशन क्रैक जा ही रहा है, क्योंकि हमारी जो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक है वो 2 मीटर से ज़्यादा निकल के आ रही है, पर 2 मीटर से ज़्यादा सॉइल ही नहीं है हमारी. तो अगर नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कितना है? Compute the total, so mention the practical depth of the tension crack. So we'll mention, so hence we'll say practical depth of tension crack. Practical depth of tension crack is 2 मीटर only. ये 2 मीटर, ये practical depth of tension crack हमारी. तो 6.3. अब हम आ जाएंगे नीचे वाली सॉइल में. We'll shift to the lower soil. So we'll say for bottom layer. तो नीचे वाली लेयर में शिफ्ट हुआ. So हमारा एक्टिव प्रेशर,
So take Ka 2 times of gamma 1 plus gamma 2 into Z. So Ka कितना है हमारा 1/3 2 times of 15 plus 17 into Z. Z कहाँ से स्टार्ट होगी वो भी मार्क कर देता हूँ मैं. ये Z यहाँ से स्टार्ट होगी, ये Z यहाँ से स्टार्ट होगी. टॉप और बॉटम लेयर के लिए Z की मेजरमेंट कहाँ से होगी वो भी मार्क कर रखी है. Where the measurement of the Z will start. So this comes out to be how much? वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 30. So 10 प्लस 17/3 सेट. अगला पेज ऐड किया तो विल से एट Z equals to 0 यानी प्रेशर एट B will be equal to what? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एट Z equal to 5 मीटर. प्रेशर एट C, so it is equal to 10 plus 17/3 into 5. So it comes out to be 38.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा प्रेशर आ गया. तो बोल रहा है एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओ और टोटल थ्रस्ट निकालो वॉल के ऊपर. ठीक है भैया. सो एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं. ये हमारी वॉल है, ये हमारे अलग अलग सॉइल लेयर है 2 मीटर और 5 मीटर. सो A B C. देन स्ट्रेस -21 -16 6.3. -21 -6.3 दोनों ही माइनस है तो नेगेटिव ही रहेगा ना. -21 -6.3 और यहाँ आके हो जाएगा 10 और फिर 38.33. So this is -21. So this is 6.3. ये नेगेटिव है. ये है 10 और 38.33. अब क्या पूछ रहा है? टोटल एक्टिव थ्रस्ट. अब मान लेते हैं टेंशन क्रैक डेवलप हो गए. सो अज्यूम टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड. तो हमने ये मान लिया टेंशन क्रैक्स हमारे डेवलप्ड हो गए. तो टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड. तो अगर टेंशन क्रैक डेवलप हो गए प्रेशर बस नीचे वाले का आएगा. सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट. So total active thrust will be equal to what? Half sum of parallel sides into distance between them. So 120.82 kilonewton per meter length of wall. ये हमारी total thrust निकल के आ गई. This is the total thrust which is being asked. सवाल पूछा था total thrust का, so that is being calculated. Noted.
चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। अगला सवाल। So next problem says list all the major methods of ground modification, ground improvement in cohesive soil and cohesionless soil. Ground improvement के तरीके बताने हैं आपको, ठीक है। So we can say ground improvement techniques play a pivotal role in enhancing the engineering properties of the soil to meet the specific requirements of the construction project. As the foundation of any structure is directly influenced by the underlying soil conditions, it becomes imperative to address and mitigate the potential challenges such as poor bearing capacity of soil, settlement of the soil and liquefaction. जो ग्राउंड इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स होती है वो बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती हैं किसी भी सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती है। अब हो सकता है आपको बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो सकता है आपको सेटलमेंट इंप्रूव करना हो सकता है आपको लिक्विफिकेशन इंप्रूव करना हो। तो जो ग्राउंड इंप्रूवमेंट मेथड्स होते हैं आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल दैट इज either in poor condition or disturbed state. A range of geotechnical techniques is applied to re-engineer the soil condition. टाइप्स ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स क्या है, बहुत सारी है। पहला कोहेसिव सॉइल के लिए डिवाइडेड है और कोहेशनलेस सॉइल के लिए, तो कोहेसिव के लिए अलग है, कोहेशनलेस सॉइल के लिए अलग अलग है। तो हम उठाते हैं एक एक करके, तो विल टेक वन बाय वन। सो एक एक करके उठाते हैं। पहला उठाया हमने फॉर कोहेसिव सॉइल, ये हमारी कोहेसिव सॉइल है। फिर कोहेशनलेस सॉइल के लिए आगे, सो नेक्स्ट इज फॉर कोहेशनलेस सॉइल। तो पहले उठाते हैं कोहेसिवलेस सॉइल। सो कोहेसिव सॉइल के लिए हमारी टेक्निक्स क्या बोलती है, कोहेसिव सॉइल के लिए टेक्निक्स है प्री कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं प्री लोडिंग या सरचार्जिंग, इज अ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक टेलर्ड फॉर क्ले एंड सिल्ट सॉइल। In this approach, what we do, the designated construction area is temporarily covered with the surcharge before the actual construction begins. आप एक टेम्परेरी सरचार्ज लगा देते हो और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हो। देन बाय द प्रोविजन ऑफ सैंड ड्रेन्स ले सकते हैं। So we can say this ground improvement technique is employed to improve the characteristics of the soil with cohesion such as clay and silt. Sand drains involves the construction of sand columns. Sand के कॉलम बनाए जाते हैं at specified depth, tailored to the requirement of the structure. इससे होता क्या है, इससे जो परमिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो सीपेज की रेट बढ़ जाती है हमारे सॉइल की। नेक्स्ट हमारी विक ड्रेन्स, तो विक ड्रेन्स सर्व्स एज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू सैंड ड्रेन्स। सैंड ड्रेन्स का कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट है विच कैन prohibitively expensive. This ground improvement technique relatively recent in development by geotechnical engineers. It involves the use of prefabricated vertical drains. इसमें हम prefabricated vertical drains को use कर लेते हैं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो किसको, स्टोन कॉलम्स को। सो स्टोन कॉलम सर्व्स एज an effective ground improvement method for treating the soft clays. The construction of these stone columns involves creating holes in the ground to the desired depth and subsequently filling the holes with the gravel or small stones. इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी और टेक्निक है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई। इसके अलावा आप कर सकते हो लाइम स्टेबलाइजेशन, सो यू कैन गो फॉर लाइम स्टेबलाइजेशन। इसके बाद आप कर सकते हो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसके बाद आप कर सकते हो केमिकल ग्राउटिंग, ये भी टेक्निक है ग्राउंड इंप्रूवमेंट की। इसके बाद आप कर सकते हो सीमेंट स्टेबलाइजेशन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तो ये भी एक तरीका बन जाता है हमारा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड अवेलेबल, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तो ये सारी हमारी कोहेसिव सॉइल की है। तो अगर हम बात करेंगे कोहेशनलेस सॉइल की, इसमें आप यूज कर सकते हो वाइब्रो फ्लोटेशन। तो वाइब्रो फ्लोटेशन इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब शेप्ड apparatus equipped with the vibrator and jets positioned at the both top and bottom end of the tubes, primarily utilized for compacting loose soil and mitigating the risk of differential settlement. This method involves sinking the vibro float into the ground with the aid of the water jet and air until it reaches the weaker soil layer. फिर आप क्या कर सकते हो, टेरा प्रोब कर सकते हो। तो वाइब्रो फ्लोटेशन की सिमिलर ही अप्रोच है ये। So you can say this approach is the form of vibro flotation specifically designed for cohesionless soil. तो जो टेरा प्रोब है featuring an open-ended pipe, इसका डायमीटर होता है हमारा 75 सेंटीमीटर का। इट इनकॉर्पोरेट्स वाइब्रेटरी पाइल एट दी बेस, इसलिए बॉटम पे वाइब्रेटरी पाइल होती है। फिर हमारी क्या, कॉम्पैक्शन पाइल्स यूज कर सकते हो आप सैंड में। तो कॉम्पैक्शन पाइल्स ऑफर्स एन इफेक्टिव सॉल्यूशन for treating the cohesionless soil. The construction of the compaction pile involves driving a closed-ended hollow pipe into the areas of the ground exhibiting the weaker soil properties, जिसमें soil property क्या है, weak है। इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके हमारे पास, there are several other methods. इसके बाद आप कर सकते हो ग्राउटिंग।
सो कॉम्पेक्शन हमारा हो गया। सो हम कर सकते हैं ग्राउटिंग, यू कैन गो फॉर ग्राउटिंग। सो आफ्टर दैट ऑल्सो, तो ग्राउटिंग हो गई हमारी। ग्राउटिंग के बाद भी ऑप्शन है हमारे पास। ग्राउटिंग के बाद ऑप्शन है सॉइल मिक्सिंग, इसमें आप सॉइल मिक्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम जियो सिंथेटिक्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्लास्ट डेंसिफिकेशन कर सकते हैं। ये छुप गया होगा वीडियो के पीछे, पर मैंने नाम बता दिया इसका, ब्लास्ट डेंसिफिकेशन। अब ये सारे तरीके हैं कोहेजनलेस सॉइल को, ऑल दीज आर द मेथड्स फॉर स्टेबलाइजिंग दी और इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दी कोहेजनलेस सॉइल। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे। नोट करो, फटाफट आगे चले। बैकस्लाइड, ये बैकस्लाइड नोट कर लीजिए। थ्योरी का सवाल है, स्टेबलाइजेशन के प्रॉब्लम से। एक प्रॉब्लम और बचा है, इसके बाद अब इसको नोट करेंगे, खत्म। नोट कीजिए फटाफट। नोटेड। लो अगला पेज। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है, उसको खत्म करते हैं, फिर विल फिनिश ऑफ विद द लास्ट प्रॉब्लम। नोटेड, ये लीजिए लास्ट पेज है, इसके बाद प्रॉब्लम भी लास्ट है, लेफ्ट विद द लास्ट प्रॉब्लम। अब उसमें स्लाइड में नहीं है तो मेरे को नोट करनी पड़ रही है लास्ट प्रॉब्लम, मैं नोट करा देता हूँ। प्रॉब्लम सेज a building is proposed to be constructed on a thick silty clay deposits
The maximum vertical load on the column is 5000 kilonewton. Using Boussinesq stress distribution, calculate the minimum depth of soil exploration. Required for the foundation design. Required for the foundation design. Note that as per De Beers recommendation, the vertical additional stress should be less than or equal to 10% of effective vertical stress. 10% of effective vertical stress. 10% of effective vertical stress. Take unit weight gamma of soil as 18 kilonewton per meter cube and gamma W of 10 kilonewton per meter cube. तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. नोट कीजिए फटाफट, सवाल चलेगा क्या? नोटेड स्टार्ट करें सवाल.
चले, चलो देखो क्या बोल रहा है सवाल। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्ड फॉर द फाउंडेशन डिजाइन। मिनिमम डेप्थ पूछ रहा है सॉइल एक्सप्लोरेशन की, ये पूछ रहा है। तो आप मान लो मिनिमम डेप्थ ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन कुछ भी है z हमारी, तो सॉल्यूशन तो बोल देंगे that the minimum depth of soil exploration भी z, तो हमारा सिग्मा z कितना होगा as per Bossinus, so we'll say as per Bossinus equation हमें सिग्मा z की वैल्यू पता है 3/2 पाई 1 plus r square by z square raised to the power 5/2 into q by z square। तो तो जो हमारा r 0 है, q कितना दे रखा है 5000 किलो न्यूटन दे रखा है, तो हम सिग्मा भी निकाल सकते हैं। तो सिग्मा z हमारा आ गया 3/2 पाई 5000 बाय z स्क्वायर, हमारे सिग्मा z की वैल्यू है। सो विल से नाउ अफेक्टिव स्ट्रेस दे रखी है 10% ऑफ द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, so बोलेंगे नाउ अफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इज इक्वल टू कितना दे रखा है गामा माइनस गामा डब्ल्यू, assume गामा इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड, सो 18 माइनस 10 इंटू z विच इज इक्वल टू 8z। यही है। सो विल से as per Beer's recommendation आपकी जो सिग्मा z है वो कम होनी चाहिए 0.1 टाइम्स ऑफ व्हाट अफेक्टिव स्ट्रेस है 10% ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। सो 3 into 5000 upon 2 pi z square is less than equal to 0.1 times of सिग्मा डैश, और सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी है 8z। सो 3 into 5000 2 pi z square, so 0.1 times of 8z, तो हमारा जो z है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 14.38 मीटर। तो जो हमारी सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछी थी। सो मिनिमम डेप्थ ऑफ soil exploration is 14.38 मीटर, ये हमारा 14.38 मीटर है। So this completes all the problems of your soil. ये हमने लगाया लोड इसके ऊपर कितना 5000 किलो न्यूटन का। फोर्टीन पॉइंट थ्री एट, तो ये हमारी मिनिमम डेप्थ ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन आ गई।
नोट कर लिया सबने? नोट कर लो। तो सॉल्यूशन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स आई प्रोवाइडेड, 4 सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी नोट करो फिर चलो खत्म करें। डन। नोटेड। चलो थैंक यू एवरीवन, होप आप सबने पेपर अच्छी तरह किया होगा। थैंक यू एवरीवन।